So, good afternoon, everyone. Recording student. मतलब एग्जैक्टली आपको फीलिंग आ रही है जैसे वाइब्रेट कर रहा है यार। आज कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ये रिकॉर्डिंग कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। कोई बात नहीं, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। सो सिस्मिक वेव इज वन जो आप लाइफ में 2 3 4 5 बार एक्सपीरियंस जरूर कर लेते हैं। ये कितने बार एक्सपीरियंस किया? वाज इट ये किस का फर्स्ट टाइम था जिन्होंने सिस्मिक वेव एक्सपीरियंस करी? एक दो, मतलब ताजिकिस्तान कितनी दूर इसका एपिसेंटर था और फिर भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो रही थी, राइट? एक आध बार हम जब स्कूल में थे तो ऐसा भी एक्सपीरियंस किया कि स्कूल की बिल्डिंग से बाहर भाग के आना पड़ा। नॉट जोकिंग, I was in I don't know whether you have heard about the place or not. नरवाना सुना है किसी ने? Oh, great man. So नरवाना में थे हम लोग स्कूल में, तो उस टाइम पे आया था अर्थक्वेक, तो all the students were asked to come out in the ground. तो सभी बाहर आ, इतना तेज मजा तो आता ही, लगता है बस छुट्टी होने वाली है। चलो एनीवेज, लिखना शुरू करें हम। वेव यूनिट का नाम है वेव और वेव मोशन। सॉरी, लिखिए अच्छे से बोलो, सुनाई देना चाहिए। You are living in a democratic country where you can speak up, except you speak against BJP. So लिखिए, वेव क्या है? बेसिकली डिस्टर्बेंस। आपने पता है का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर, राइट? मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, बट एक खास बात सोचना, आपने अगर कोई कॉर्क पीस रखा है वाटर के अंदर और आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, तो आप उस कॉर्क पीस का मोशन मोस्टली अप डाउन ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं होगा कि वेव बाहर जाए तो वो भी उसके साथ साथ बाहर जाए। या फिर अभी देखो क्लासरूम में, व्हेन आई स्पीक, बाय द टाइम मेरी लिप मूवमेंट खत्म होती है आपको सुनाई दे जाता है। इसका ये तो मतलब है नहीं कि यहाँ जितने भी एयर पार्टिकल्स थे वो चल के आपके ईयर तक आ गए, राइट? सो इट इज बेसिकली द वाइब्रेशन विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सो लिखिए जरा, वेव मोशन। Wave motion is basically formation of a pattern. Wave motion is basically formation of a pattern due to some energy disturbance. Due to some energy disturbance which travels without actual movement of the medium. Which travels without actual movement of the medium. उसका मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट, ठीक है? तो अगर कोई आपसे वेव मोशन पूछता तो बेसिकली पैटर्न फॉर्मेशन है, किस तरह का पैटर्न है। बट व्हाट इज अ वेव? वेव इज बेसिकली एनर्जी डिस्टर्बेंस। अब लिखो स्टार मार्क करके, a wave is basically an energy disturbance। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे आप खुद से भी लिख पाए, an energy disturbance which travels through a medium without actual movement of the particles of medium. Without actual movement of
पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो मेन चीज आपको समझनी है कि जब वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स साथ में ट्रेवल करके नहीं जाते, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। वाइब्रेट वर्ड यूज कर सकते हो, बट वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में छोटा सा डिफरेंस है। नॉर्मली जब ऑसिलेशन काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है तो उसे वाइब्रेशन, यस यू कैन से द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट योर पोजीशन। वो वाइब्रेशन दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। बहुत है, लिखिए जरा एक बार, स्टार मार्क करके लिख दें। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम basically oscillate about their mean position. Particles of medium basically oscillate about their mean position. ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार जब वेव ट्रेवल कर रही है तो क्या वो एनर्जी कैरी करती है? तो मैंने डेफिनेशन में लिखा, इट इज बेसिकली एन एनर्जी डिस्टर्बेंस। सो एनर्जी इज ट्रेवलिंग, तो आपको क्लियर होना चाहिए, लिखिए फिर से स्टार मार्क करके, एनर्जी as well as information is carried by a wave. Energy as well as information is carried by a wave. एनर्जी तो आप समझ गए, एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज कीजिए उस एंड पे मैंने एक स्ट्रेट टाई कर रखी है और यहां से मैं उसको जर्क से, तो आई एम डूइंग सम मैकेनिकल वर्क, दैट वर्क गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ वेव और दैट। अब इंफॉर्मेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो? एनर्जी तो सबको समझ है, एक वेव इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करती है? एनीवन? साउंड वेव कह सकते हैं, साउंड वेव एनर्जी भी लेके जा रही है और कुछ इंफॉर्मेशन भी आप तक लेके जा रही है। और कोई? सॉरी, सबमरीन्स में बिल्कुल कह सकते हो। सबमरीन्स में कौन सी वेव होती है? अल्ट्रासोनिक, इज इट? अल्ट्रासोनिक ट्रेवल करती है। और कोई? आप एफएम सुनते हो, एफएम में जो वेव्स आती हैं वो एनर्जी लेके आ रही है प्लस, है ना, इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। ये इंफॉर्मेशन तो फिर एफएम आ रही है हमारे पास, सुन पा रहे हैं आप? अभी एक इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन एफएम के थ्रू भी आती है। सो कोई बात नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एक वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी भी कैरी करती है और इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है। तो लिख ली दोनों चीजें, आगे मेंशन करें। वेव वेलोसिटी is different from particle velocity. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है। वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी। लिख लिया? अब स्टार मार्क करके फिर से लिखिए, वेव वेलोसिटी इज डिसाइडेड, वेव वेलोसिटी इज डिसाइडेड by the medium. Wave velocity is decided by the medium through which it travels. Through which it travels, which remains constant. Which remains constant if the medium is homogeneous. If the medium is homogeneous, मतलब बिल्कुल एक जैसा, कहीं पे कोई वेरिएशन नहीं आ रही, बिल्कुल एक जैसा मीडियम है, तो वहां पर वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं करती। ठीक है, बट पार्टिकल वेलोसिटी आप समझ सकते हो, एक पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम के मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे, यानी अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करती रहती है। लेकिन अगर एक मीडियम से वेव ट्रेवल करती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। कब? जब मीडियम कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है? आपने एक बीकर के अंदर सिर्फ पानी भर दिया, वो होमोजेनियस। आपने बीकर के अंदर पानी भर दिया, ऊपर से ऑयल पोर कर दिया, अब वो कैसा बन गया? दो अलग अलग मीडियम है, इंडिविजुअली वो होमोजेनियस है, पर ओवरऑल मीडियम कैसा बन गया? हेटेरोजेनियस। आपने केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है? कैसे पूछोगे इसलिए नहीं बोलूंगा, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें हर तरफ एक जैसी बॉन्डिंग होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है।
क्या सर, क्या बातें कर रहे हो? ठीक है। और जो एमरफस होते हैं उनमें हर तरफ अलग टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज में लाई करता है। यस और नो? अगर यस है तो बहुत बढ़िया। तो एमरफस बेसिकली एक हेट्रोजेनियस मीडियम की तरह हो गया और क्रिस्टलाइन बेसिकली एक होमोजेनियस, राइट? अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर सपोज करो इधर से लेके इधर तक एयर की डेंसिटी डिफरेंट है, फिर एयर की डेंसिटी अलग होगी, फिर डेंसिटी अलग होगी, तो यहाँ से लेके एंड तक का मीडियम कैसा हो गया? हेट्रोजेनियस। आई ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक वेसल के अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, उसके ऊपर आपने ऑयल फिल कर दिया, सो इन दैट केस ओवरऑल इट्स अ हेट्रोजेनियस। ठीक है? तो हेट्रोजेनियस मीडियम होगा तभी वेलोसिटी चेंज करेगी। होमोजेनियस मीडियम में वेव वेलोसिटी फिक्स रहेगी, जबकि पार्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। ये नहीं लिखा ना हमने, अब मेंशन करें। whereas particle velocity is maximum at mean position. Particle velocity is maximum at mean position and becomes zero at extreme. ठीक है, डन। चलिए इसी में ना एक वर्ड डिफाइन करते हैं, ग्रीन मीडियम। ग्रीन मीडियम का मतलब है जो होमोजेनियस होता है, तो वो आप वैसे समझ कर रखना, ठीक है? अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू medium due to repeated periodic oscillation of the particles of medium of their mean position. Energy is transferred from place to another without any actual movement of particles. ये भी लिख दिया, particles travel नहीं करेंगे. Each particle receives disturbance a little later than its preceding. Now this is one particular thing जो हर किसी को समझनी है। आप जैसे यहाँ से पीछे तक बैठे हो, ऑलमोस्ट आप सबको मेरी आवाज एक साथ सुनाई देगी, बट अगर हम 10⁻⁶ या -7 सेकंड्स को मेजर कर पाते तो इसको वो साउंड आपसे पहले सुनो, समझ पा रहे हैं? यानी कि इससे पीछे जितने पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फेज लीड या फेज लैग। पीछे की तरफ क्या हो गया? फेज लैग। कितने टाइम के बाद एनर्जी पीछे पहुंच पा रही है उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड हो गया? फेज लैग। अब ये फेज क्या होता है, आया कुछ ध्यान आपको? जब साइन और कॉस वेव बना रहे थे तो आपको समझाया था कि साइन से कॉस का फेज π/2 अहेड होता है, यानी साइन का जब 0 होता है तो कॉस का मैक्सिमा। नाउ जस्ट इमेजिन कि लास्ट में बैठे हुए तुषार को तब एनर्जी मिल रही है, सुनाई दे रही है, जब यहाँ बैठे हुए अरमान जो कभी कभी आते हैं उनको एनर्जी मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, यानी अरमान यहाँ पे कॉस फील कर रहे हैं और वो साइन फील कर रहे हैं, यानी π/2 का फेज डिफरेंस। तो मीडियम में जहां पर एनर्जी ट्रेवल करती है वहां पे फेज लैग आता है। So that is what they are talking about here. Okay. Each particle receives disturbance a little later than its preceding particle. That is, there is a regular phase difference between one particle and the next. Velocity with which a wave travels is different from the velocity of particles with which they vibrate about their mean positions. The wave velocity remains constant in a green medium, while the particle velocity changes continuously during its vibration about the mean position. It is maximum at mean position and zero at extreme. For the propagation, अब ये important आता है last point. जब तक अभी तक मैंने जो points लिखवाए थी, this is basically for all kind of things. Whether you talk about light, अब ध्यान से सुना, light, आपको ध्यान है मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में कभी बताया था? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, वो है कभी डिस्कस? आप अच्छा तो केमिस्ट्री में बहुत थ्योरी पढ़ चुके हैं ना, तो वहां पे इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट पढ़ चुके हैं ना, तो वो बेसिकली कैसी वेव्स हैं, आप उनके बारे में क्या बताते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ दोस? एग्जैक्टली, वेरी गुड, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज द नेम सजेस्ट, इनके जो भी ट्रेवलिंग होगी उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती है। अब ये भी बता दो साथ साथ, डू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन? नो, दे डोंट रिक्वायर। सो लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन साउंड के बारे में सोचो, सपोज हमारे बीच में जितनी एयर है, सक्शन पंप लगा के वो सारी सक आउट कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई देगी? आपको सिर्फ लिपसिंग दिखाई देगी, आपको आवाज सुनाई ही नहीं देगी, बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल। सो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन था। वो लाइट तब भी हमारे तक पहुंचेगी बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम,
बट साउंड इज मैकेनिकल विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। अच्छा, कोई थर्ड वेव एक होती है, उसका नाम पता है आपको? मैटर वेव पढ़ चुके हैं, आई एम वेरी श्योर। डी ब्रोगली वेव पढ़ी है आपने? सब पढ़ा होता है आपने। तो डी ब्रोगली वेव इज बेसिकली अ मैटर वेव। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट अ मैटर वेव? थोड़ा सा अगर आप बता पाए, ये जो डी ब्रोगली वेव है आपने किसके रिगार्ड में पढ़ी? एक फुटबॉल की डी ब्रोगली वेव, कार की डी ब्रोगली वेव, या इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव, प्रोटॉन की डी ब्रोगली, समझ सकते हैं? सो जो जो बहुत ही छोटे पार्टिकल यानी सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स हैं, उनके साथ आप स्टडी करते हैं डी ब्रोगली वेव। यानी मैटर जिन चीजों से मिलके बना हुआ है उनके रिगार्डिंग में आप पढ़ते हैं मैटर वेव। तो वेव बेसिकली तीन तरह की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड मैटर। यहां से लिखना शुरू करते हैं, लिखिए जरा। There are basically three kinds of waves. There are basically three kinds of waves. Number one, electromagnetic. Electromagnetic. लिख दें। अच्छा, किसी को कॉज पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? बहुत थोड़ी पढ़ी है आपने। आप सोचो, आप इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट कैसे प्रोड्यूस करोगे? Electrons de-excite from higher energy orbit to that simple. So अगर एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुना, अगर एक चार्ज पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, and that energy basically goes out in the form of electromagnetic. अब ध्यान से सुना, अगर एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे निकलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो काइंडली राइट, हम लिख रहे हैं electromagnetic waves. Sorry. These waves are produced. These waves are produced due to acceleration of charged particles. Acceleration of charged particles. अब एक क्वेश्चन का आंसर करना। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इज इट एक्सेलरेटेड और नॉट? कोई यस भी बोल रहा है, हैंड रेज करे जो यस बोल रहा है। पर आप बताओ कैसे एक्सेलरेटेड है भाई? आपका आंसर सही है, अब बस एक्सप्लेन करो क्यों। हाँ, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते क्या है? सेंट्रीपिटल। आपको बस इतना बोलना था सर, सेंट्रीपिटल। वेरी गुड। तो जो नो बोल रहे थे वो ध्यान दें, मतलब सर्कुलर मोशन मैंने शायद आपकी क्लास में सबसे ज्यादा डिस्कस किया। अगर एक पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर ही रहा है तो इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एन एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। तो यार सोच के देखो, मैंने अभी आपको लिखवाया, अगर एक पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड है, बट क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिसिपेट करता है? या जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आता है तब एनर्जी डिसिपेट? सेकंड ना, तो फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट क्यों नहीं? मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा। इसी चैप्टर में स्टैंडिंग वेव का एक टॉपिक है, नहीं आपको केमिस्ट्री में नहीं बताया जाता, फिजिक्स में जब मैं आपको एटम्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, बट उसका बेसिक इसी चैप्टर में है। डी ब्रोगली वेव सुना है आपको? स्टैंडिंग वेव आपने शायद कुछ लिखने देखी होगी, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। हमारे टाइम में तो क्या करते थे, कोल्ड ड्रिंक पी के उसके ढक्कन को फ्लैट करते थे, ईंटों से ना बिल्कुल फ्लैट बनाते थे, उसमें दो सुराख करते थे, उसमें धागा घुमाते थे और उसको ऐसे से घुमा के आजकल जो छोटी किराने की दुकानें हैं या जो चक्की की दुकानें हैं उनपे वो खाने वाले गोले से मिलते हैं और उसको ऐसे घुमा के ऐसे किया जाता है ना, तो उसमें ध्यान देना जरा। अब जो जिनके ये आउट ऑफ सिलेबस है वो सिर्फ सुन लो, कुछ कर नहीं सकता मैं उससे। बाकी जिन्होंने किया है कभी या देखा है वो समझे, जब उस धागे को ऐसे से खींचते हैं तो आपको एक ही जगह पे वो धागा ऐसे उठा दिखाई देता है, राइट? तो जिनको ये बात समझ बिल्कुल नहीं आई, आप घर जाएंगे YouTube पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न डालेंगे और फिर ये फीलिंग लेंगे।
तो जिन्होंने जिन्होंने ये कभी देखा या किया है, मैं तो बता रहा हूँ ना, हमारे टाइम में तो मतलब वो नहीं आता था कि बना बनाया आ रहा है क्रिश, तो तो हम लोग तो उसको कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को फ्लैट कर, कोल्ड ड्रिंक क्या सोडे की बोतल आती थी उस टाइप के, उसको फ्लैट करके उसमें धागा डाल के ऐसे करके घुमा। तो आपको समझा रहा हूँ, वो जो वेव बनती है वो ऐसे बनती है, यानी उसके अंदर एक ही पॉइंट पे एनर्जी बढ़ गई कम हो गई ऐसे चलता रहता है। तो ऐसा ही पैटर्न हमें पढ़ना है जो कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो यू वुड बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, बिकॉज इट इज इन मोशन, इट हैज गॉट मोमेंटम। याद है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, इतना तो याद होगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, अगर मोमेंटम है तो वेव भी होगी। तो जो वेवलेंथ आती है ना इलेक्ट्रॉन, उसका स्टैंडिंग वेव पैटर्न होता है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न का मतलब है कि वहां से एनर्जी बाहर निकल ही नहीं सकती। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल इतना समझा रहा हूँ जिससे आपको पता है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो कौन सी वेव होगी? डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव का कैसा पैटर्न बनेगा? स्टैंडिंग वेव पैटर्न। स्टैंडिंग वेव पैटर्न एक ऐसी वेव होती है जिसमें से एनर्जी बाहर, तो जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक ही ऑर्बिट के अंदर, तब तक वहां से एनर्जी बाहर नहीं निकलती। जैसे ही वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल जंप करता है तब, बट ट्रूली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन का बेसिक कॉज एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, साथ में लिखो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, does not require any material medium for propagation. For example, light, comma UV, comma X-ray। ठीक है, सारे एग्जांपल्स नहीं ला रहा हूँ, कुछ एक जो आप जानते हैं उसके बारे में। X-ray, ठीक है। नेक्स्ट लिख दीजिए, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, देखिए, अ वेव which travels due to elastic properties of medium, which travels due to elastic properties of medium, for example sound wave, for example sound wave। मतलब ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज आप समझते हैं। आपने तीन तरह के मॉडुलस सीखे हैं, है ना? कोई नेम कर सकता है कौन कौन से मॉडुलस? ठीक है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर और रिजिडिटी मॉडुलस, ये बोलते हैं ना। इनमें से कौन सा मॉडुलस ऐसा है जो ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर के पास होता है? Which modulus of elasticity is possessed by all states of matter? Bulk modulus, exactly. Fluids में क्या गया? Liquids as well as gases and solids all have bulk modulus. लेकिन जो यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस है वो बेसिकली सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। हाँ, आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर रिपल्स क्रिएट हो जाती है ना, हल्की फुल्की रिपल्स क्रिएट हो जाती है। तो वाटर की सरफेस टेंशन क्योंकि हाई होती है, इसीलिए उसके सरफेस पे वो हल्की सी शेयरिंग देख पाते हैं आप। गैस के अंदर कभी भी आप, मतलब यहाँ पे एयर है, जैसे एयर के अंदर कभी भी आप ट्रांसवर्स वेव एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, वेव ने आपकी तरफ चलना है लेकिन पार्टिकल्स ने ऐसे ऑसिलेट करना है, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग। देखो आगे जाना है लेकिन ऊपर नीचे पार्टिकल्स ने ऑसिलेट करना है, इट्स कॉल्ड शेयरिंग। साउंड क्या है? वेव ने भी आगे जाना है, पार्टिकल्स ने भी ऐसे ऑसिलेट करना है, तो ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूड। इसके लिए आपको बल्क मॉडुलस ही रिक्वायर्ड होता है। तो जस्ट हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग कि अभी हमने वेव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक आपने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक लिखा मैकेनिकल, तीसरा लिखेंगे मैटर वेव। लेकिन उसके अलावा वेव प्रोपेगेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि ट्रांसवर्स वेव जा रही है या लॉन्गिट्यूड, ये सब चीजें लिंक है। तो लिखिए अभी आगे, हमने लिख दिया कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल साउंड वेव। तो अब यहां लिखिए सर, velocity of sound wave is greater in steel
is greater in steel as compared to water, as compared to water. अच्छा तो क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर सकती है? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ साथ साथ लिख दीजिए, फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ मैकेनिकल वेव। एक मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेट करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड। फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ मैकेनिकल वेव। नंबर 1, elasticity of medium, elasticity of medium which provides restoring force, elasticity of medium which provides restoring force, ठीक है ना भाई? ऑब्वियस है ना, एक पार्टिकल आगे चला गया तो ये पार्टिकल इसको पुल बैक करेगा, दैट इज इलास्टिसिटी, उसी के मिस्टर ऑसिलेशन। सेकंड लिखें। अच्छा अब सोच के बताओ, मैंने आपको एक बार कहा था कि स्प्रिंग के साथ आपने एक मास अटैच कर रखा है, उसे आपने कंप्रेस करके छोड़ा, तो यार वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस क्यों कर जाता है जबकि वहां पे फोर्स जीरो होता है? मोमेंटम, मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। मास होगा तो मोमेंटम आएगा, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट लिखिए, इनर्शिया, इनर्शिया which results in overshooting the mean position, which results in overshooting the mean position, overshooting the mean position। और एक तीसरी चीज रिक्वायर्ड है, जैसे मैं सपोज बोल रहा हूं ये आवाज अर्नब तक आते आते डायोड हो गया, या ये और पीछे जाए और अंशुल तक आते थे डायोड में, ये और बिल्कुल पीछे जाए और जाते जाते परनीत तक जाते थे डायोड। तो अब सोचिए साउंड को अगर ज्यादा दूर तक जाना है तो मीडियम में कौन सी चीज कम होनी चाहिए? फ्रिक्शन। क्या कम होना चाहिए? क्योंकि देखो ना ऑसिलेशन डायोड हो जाएगी अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑसिलेशन चलती रहेगी। थर्ड लिखे, मीडियम मस्ट हैव मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, मीडियम मस्ट हैव मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। तो भाई 3 चीजें थी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, inertia of the particles, and third is minimum possible friction. Done? So हम 2 तरह की वेव्स लिख चुके हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड थर्ड इज मैटर वेव। लिख दीजिए मैटर वेव। लिखिए वेव्स associated with matter due to its motion, waves associated with matter due to its motion are known as matter wave, are known as matter wave। लिख दीजिए, we basically observe de Broglie wave 4, we basically observe de Broglie wave 4, electron, proton, etc. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटसेट्रा। अब सोच के जरा आंसर करना जो पूछ रहा हूं। भाई आपने 2 तरह की वेव्स पढ़ ली थी ऑलरेडी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनको मीडियम नहीं चाहिए, दूसरी मैकेनिकल जिनको मीडियम चाहिए। फिर भी ये थर्ड टाइप ऑफ वेव क्यों डिफाइन करते हैं? मतलब एक आदमी ब्रॉडली सोच सकता है ना कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, तो उससे बाहर लेके आ रहा हूं कि तीसरी तरह की क्यों। जस्ट लुक एट इट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? चार्ज पार्टिकल। लेकिन क्या न्यूट्रॉन के पास डी ब्रॉगली वेव हो सकती है? हो सकती है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखवाया, आपको डाल के न्यूट्रॉन भी लिख लो। जो मैटर वेव है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज। सो जो थर्ड आपने लिखा मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्लियर करता हूं। 3 वेव्स हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज ही चाहिए, वो न्यूट्रल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड ही नहीं, हाँ उनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। अब सेकंड आ गई साउंड वेव, जिसमें चार्ज पार्टिकल की कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन उसको मीडियम चाहिए। अब आ गई तीसरी, जो कहती है मुझे मीडियम भी नहीं चाहिए और चार्ज पार्टिकल भी चाहिए। चार्ज है तो भी ओके है, चार्ज नहीं है तो भी ओके, मीडियम है तो भी ओके है, मीडियम नहीं है तो भी। आ रही बात समझ आपको? सो जो तीसरी कैटेगरी आई, इसको ना तो चार्ज की कंपल्शन है ना ही मीडियम की कंपल्शन है, दैट्स व्हाई इट इज स्टडीड एज अ सेपरेट। सो मैटर वेव बेसिकली एसोसिएटेड विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। अल्फा पार्टिकल सुना आपने, न्यूट्रॉन सुना है, फुटबॉल के साथ भी होती है, आप चलते हो आपके साथ भी होती है, लेकिन क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होती नहीं। चलो उसके डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। आप स्टार मार्क करके एंड में सिर्फ इतना लिख दीजिए, टू प्रोड्यूस अ मैटर वेव, टू प्रोड्यूस अ मैटर वेव, particle need not be charged, particle need not be charged, as well as it can propagate, even in the absence of a medium, it can propagate even in the absence of medium। तो मैंने इतना स्पेसिफिक करके इसलिए लिखा है कि समटाइम्स पीपल आस्क हाउ इज मैटर वेव डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिक्वायर्स चार्ज, इट डज नॉट रिक्वायर चार्ज। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल? मैकेनिकल रिक्वायर्स मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। दैट्स इट। क्लियर हो गया आपको? आप घर से क्या पढ़ के आएंगे? आप सबने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सुना हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और क्रेस्टेंट ट्रफ आता है, वो सब घर से करके आएंगे साथ साथ। तो कल थोड़ा सा स्पीड से स्टार्ट करेंगे। प्लस होमवर्क लिखो, फटाफट होमवर्क लिखो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ मेटल वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ मेटल वायर, या लिख के लाना जरूरी है, साथ साथ कवर हो जाए। और सेकंड लिखें बर्नौलीज थ्योरम, आनी चाहिए आपको, मतलब आपके पास होगी बर्नौलीज थ्योरम, और साथ में वेंटुरीमीटर। वेंटुरीमीटर, वेंटुरीमीटर। अच्छा, आपके स्कूल में कार्नोट साइकिल करवाई गई है? मैंने कुछ चीजें स्पेसिफिकली बोली थी आपको कि अपने स्कूल से कंफर्म करो, ठीक है, एग्जाम में आनी है कि नहीं आनी है। फिर बता देता हूँ, क्या कार्नोट साइकिल आपके स्कूल में करवाई है, वो कंफर्म करना। हीट इंजन करवाया है? बस जिसके स्कूल में करवाया वो टीचर से कंफर्म करें कि फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि सभी स्कूल में नहीं करवाया जाएगा इन होगा। कार्नोट इंजन करवाया है? पूछ लो, मतलब ये कंफर्म कर लो कि इसको एग्जाम के लिए करना है। ठीक है।